नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पांडे और ऑफ इंडिया की स्पेशल सीरीज कथा मंजरी में आपका स्वागत है। कथा मंजरी में आज हम जानेंगे ललितादित्य मुक्तापीठ की कहानी। इस कहानी के लिए हमने कई किताबों का संदर्भ लिया है, जिसमें महर्षि कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी शामिल है, वृंदावन लाल वर्मा की लिखित पुस्तक ललितादित्य शामिल है, अरबी ग्रंथ चचनामा शामिल है तथा और भी कई सारी पुस्तकें इसमें शामिल है। हम सब अक्सर जब भारत के इतिहास की बात करते हैं तो बड़े ही गर्व के साथ एक बात बोलते हैं कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, भारत कभी दुनिया को जीतने नहीं गया, और हम इसे अपनी सभ्यता की महानता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब फर्जीवाड़ा है, ये कोई गर्व करने वाली चीज नहीं है। राजा का धर्म होता है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, और भारत की भूमि तो वैसे भी चक्रवर्ती सम्राटों की भूमि रही है। इसलिए अगर किसी राजा ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया तो ये उसकी असफलता है, इसको प्राउड मोमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। कथा मंजरी के इस एपिसोड से पहले मेरे मन में यही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि क्या सचमुच भारत के राजाओं ने कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर युद्ध नहीं लड़ा? क्या सचमुच इस भूमि ने केवल कायर शासक ही पैदा किए, जिनकी महत्वाकांक्षा केवल अपने राज्य तक सीमित रह गई? इन तमाम प्रश्नों को लेकर मैंने इतिहास के पन्ने पलटने शुरू किए और मैं उन राजाओं की सूची ढूंढने लगा जिन्होंने भारत की सीमाओं से बाहर जाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और मुझे कई नाम मिले, लेकिन उन नामों के बीच में एक ऐसा नाम था जो सूर्य की तरह चमक रहा था। वो एक ऐसा सम्राट था जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को इस प्रकार फैलाया कि उसका विस्तार उत्तर और पश्चिम में रूस की सीमाओं तक, पूरब में चीन की सीमाओं तक और दक्षिण में कावेरी नदी के तटों तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य कि उसके सामने दुनिया के कई बड़े साम्राज्यों का भूगोल भी छोटा पड़ता दिखाई देता है। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिस सम्राट की तलवार की गूंज आधी दुनिया तक पहुंचती थी, उसके बारे में आज हमारे अपने ही देश में शायद ही कोई पढ़ता या सुनता हो। आज की कथा उसी भूले बिसरे सम्राट की, यानी कश्मीर की धरती पर जन्मे अद्भुत विजेता कश्मीर के महान सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ की है। 8वीं शताब्दी का समय था। कश्मीर में कारकोट वंश का शासन था और उसी कारकोट वंश में 724 ईस्वी में ललितादित्य कश्मीर के सिंहासन पर बैठे। जब ललितादित्य राजा बने तो उस समय कारकोट वंश जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन कर रहा था। अब इससे पहले कि मैं ललितादित्य का महत्व आपको बताऊं, उससे पहले आप ये जान जाइए कि 724 ईस्वी के आसपास दुनिया में और देश में खासकर क्या स्थिति चल रही थी। 724 ईस्वी से ठीक 12 वर्ष पहले, यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करके दाहिर सेन को हरा दिया था और 712 ईस्वी में ही ऑफिशियली इस्लाम भारत में प्रवेश कर चुका था। दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम की कहानी मैं कथा मंजरी के 5th एपिसोड में सुना चुका हूं। आप वहां जाकर उस पूरी घटनाक्रम के बारे में सुन सकते हैं। और उस युद्ध के 12 वर्ष के बाद 724 ईस्वी में जब ललितादित्य कश्मीर के राजा बने तो अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि कश्मीर एक ही समय में 2 दुश्मनों का सामना कर रहा है। पहला तो यह कि अब लगातार अरबों की ओर से आक्रमण होगा क्योंकि इस्लाम भारत में प्रवेश कर चुका था, और दूसरा यह कि कश्मीर के उत्तर में तिब्बत साम्राज्य था और तिब्बत साम्राज्य से भी लगातार कश्मीर को खतरा बढ़ता जा रहा था। जब ललितादित्य राजगद्दी पर बैठे तो उस समय चीन में तांग वंश का शासन था और चीन भी उस समय तिब्बत के बढ़ते प्रभाव से बड़ा चिंतित था। तो अब यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन पैदा हुई। तिब्बत जो था वो ललितादित्य के लिए भी समस्या था और वही तिब्बत चीन के लिए भी समस्या था। तो ललितादित्य ने डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए चीन के तांग वंश के साथ गठबंधन कर लिया, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त था। अब ललितादित्य की जो सेना थी, उस सेना को चाइनीज आर्मी से ट्रेनिंग मिलने लगी, चाइनीज आर्मी से उसको इक्विपमेंट भी मिलने लगा। शिंग तांग शू नामक चाइनीज बुक में यह बात पढ़ने को मिलती है कि तिब्बत ने जब ललितादित्य पर आक्रमण किया तो ललितादित्य ने चीन के राजा के पास अपना एक दूत भेजा था कि भाई तिब्बत ने हम पर अटैक कर दिया है, आप लोग हमारी मदद के लिए आइए। चीन के राजा ने ललितादित्य के दूत का स्वागत तो किया, लेकिन उनकी सहायता के लिए चीन से कोई सेना नहीं भेजी। इसके बावजूद ललितादित्य ने तिब्बत को पराजित किया और तिब्बत को हराकर उन्होंने अपना शासन असम तक फैला लिया। आप सोचिए कि ललितादित्य जब राजा बने थे तो उनका शासन सिर्फ कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों तक सीमित था, लेकिन सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी के बल पर कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपना साम्राज्य कश्मीर से लेकर असम तक फैला दिया था। तिब्बत को हराने के बाद ललितादित्य ने अगला फोकस अरबों पर किया। जैसा कि मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन को हराया था और वहां से खूब सारा धन लूटकर उसने खलीफा को भेजा था। तो अरबों के मन को यह बात रोमांचित करती थी कि यदि सिंध जैसे छोटे से राज्य में इतनी धन संपत्ति मिल गई तो कश्मीर जैसे बड़े राज्य में तो हमें अकूत धन संपदा मिलेगी। ललितादित्य को यह बात पता थी कि अरबों का अगला आक्रमण अब कश्मीर पर होने वाला है। इसके लिए उन्होंने राजाओं से संपर्क करने की कोशिश की, वो राजा जो इस्लाम के विरुद्ध लड़ रहे थे, और उसमें सबसे पहला नाम आया मेवाड़ के बप्पा रावल का।
बप्पा रावल मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ चूंकि सीमावर्ती राज्य था, इसलिए सीमावर्ती राज्य होने के कारण लगातार अरबों का मेवाड़ के साथ आमना सामना होता रहता था। लेकिन बप्पा रावल ने अपने जीवित रहते कभी भी अरबों को राजस्थान की धरती पर कदम नहीं रखने दिया। ललितादित्य ने सोचा कि अगर वो बप्पा रावल के साथ गठबंधन कर लेंगे तो कम से कम इस स्ट्रेटजी को जान पाएंगे कि कैसे अरबों से लड़ा जाता है, क्योंकि बप्पा रावल के पास इसका एक्सपीरियंस था। इसके अलावा हर्षवर्धन के बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज के क्षेत्र में यशोवर्मन के रूप में एक शक्तिशाली राजा उभर रहा था। ललितादित्य ने मेवाड़ के बप्पा रावल के साथ और कन्नौज के यशोवर्मन के साथ एक समझौता कर लिया कि यदि कश्मीर पर कभी अरबों का आक्रमण होगा तो ये तीनों मिलकर अरबों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। इस्लाम के खलीफा ने सिंध में दाहिर सेन को हराने के बाद अपना एक गवर्नर सिंध में बिठा दिया था, जिसका नाम जुनैद था। अब हुआ ये कि जुनैद ने धन संपत्ति के लालच में आकर अरब से सैनिक सहायता बुलाई और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया ताकि कश्मीर को लूटा जा सके। जुनैद बेचारा नहीं जानता था कि वो सांप के बिल में हाथ डाल रहा है। ललितादित्य इस आक्रमण के लिए तैयार बैठे थे। ललितादित्य, बप्पा रावल और यशोवर्मन, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अरबों को इतनी बुरी तरीके से हराया कि सिंध के गवर्नर जुनैद का मनोबल टूट गया। जुनैद की सेना युद्ध से भागने लगी, लेकिन ललितादित्य ने उसकी सेना को भागने तक नहीं दिया। अब यहाँ पर एक बात आप फैक्ट के साथ जानिए कि हमारे शास्त्रों में सठे साठ्यम समाचरित के बारे में बात की गई है, यानी किसी नीच व्यक्ति के साथ आप अच्छाई करके नहीं जीत सकते, उसके साथ नीचता पर उतरना पड़ता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने लिखा है कि ललितादित्य ने जब अरबों की सेना को हरा दिया तो अरबों की भाग रही सेना को उसने जाने नहीं दिया, बल्कि ललितादित्य ने अरबों को आदेश दिया कि तुम अपने सिर के आधे बाल मुंडवा लो ताकि तुम लोग जहां भी जाओ वहां यह मैसेज चला जाए कि तुम्हें ललितादित्य ने हरा कर भेजा है। अब चूंकि अरबों ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और ललितादित्य ने कश्मीर को डिफेंड कर लिया था, तो हम भारतीयों की मानसिकता क्या है कि हम अपने राजाओं के डिफेंड कर लेने की क्वालिटी को ही बहुत महिमा मंडित कर देते हैं। हम इसी में खुश हो जाते हैं कि किसी ने हम पर आक्रमण किया और हमने अपने आप को डिफेंड कर लिया, मतलब हम बहुत वीर हैं। अपने आप को डिफेंड करना आपका स्वाभाविक धर्म है, यह कोई वीरता नहीं है। वीरता का परिचय तो तब दिया जाएगा जब आप दुश्मन का समूल नाश करें, और ललितादित्य ने यह किया। अरबों को कश्मीर में हराने के बाद सम्राट ललितादित्य ने तुर्कमेनिस्तान पर आक्रमण किया। तुर्कमेनिस्तान में ललितादित्य को 4 युद्धों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन चारों में ललितादित्य को जीत मिली। और ललितादित्य के इस अभियान की सफलता की गाथा मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी की पुस्तक में भी मिलती है। अब आप फिर से सोचिए कि कश्मीर के एक छोटे से हिस्से का राजा, उसने पहले तिब्बतियों को हराकर असम तक अपना साम्राज्य फैलाया, फिर अरबों को हराकर तुर्कमेनिस्तान तक अपना साम्राज्य फैलाया। तुर्कमेनिस्तान को जीत लेने के बाद ललितादित्य का साम्राज्य कैस्पियन सागर तक पहुंच गया, वो कैस्पियन सागर जिसकी सीमाएं आज रूस से लगती हैं। पूरी दुनिया में अपनी विजय पताका फहराकर ललितादित्य कश्मीर में लौटे थे। और संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कल्हड़ अपनी राज तरंगिणी में लिखते हैं कि जिस प्रकार हाथियों को मारकर शेर अपने नाखूनों में गजमुक्ताओं को धारण करके गुफा में प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार राजा ललितादित्य भी विजय के द्वारा अर्जित धन संपदा लेकर अपनी राजधानी कश्मीर में लौटे थे। और कल्हड़ ने कोई अतिशयोक्ति नहीं लिखी थी, कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं लिखी थी, बल्कि ऐसी बातें उस समय के अरबी ग्रंथों में भी सुनने को मिलती है। एक अरबी ग्रंथ है चचनामा, उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि ललितादित्य की सेना में 1000 हाथी थे और ललितादित्य उन 1000 हाथियों के काफिले के साथ चलते थे और उसमें सफेद हाथी पर वो बैठते थे। अब आप खुद दुनिया के नक्शे पर जब तुर्कमेनिस्तान से लेकर असम तक की पूरी ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस एक व्यक्ति का साम्राज्य कितना बड़ा था। ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि ललितादित्य ने भारत के बाहर अपनी सीमाएं कहां तक फैलाई। यदि भारत के अंदर उनकी सीमाओं की बात की जाए तो उनका आकार भी छोटा नहीं है। प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजुमदार की पुस्तक में पढ़ने को मिलता है कि यशोवर्मन के साथ भले ही ललितादित्य का मैत्रीपूर्ण संबंध था, लेकिन जब यशोवर्मन उनके लिए समस्या बनने लगे तो उन्होंने यशोवर्मन के साथ भी युद्ध किया। उस युद्ध में यशोवर्मन की हार हुई, उनको संधि के लिए मजबूर होना पड़ा और कन्नौज पर भी ललितादित्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। जिस कलिंग को जीतने में मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था के पसीने छूट गए थे, जिस कलिंग को चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार भी नहीं जीत पाए थे, जिस कलिंग को जीतने में अशोक ने अपनी हजारों की सेना खो दी थी, जिस कलिंग को जीतने में इतना नरसंहार हुआ कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा था, उस कलिंग को ललितादित्य ने सिर्फ 3 दिन के युद्ध में जीत लिया था। ललितादित्य ने कलिंग जीतने के बाद भारत के दक्षिणी हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित किया और इसके लिए उन्होंने चालुक्य साम्राज्य की राजकुमारी रति के साथ विवाह किया और चालुक्यों के साथ मिलकर राष्ट्रकूटों को हराकर अपना साम्राज्य कावेरी नदी के तट तक फैला दिया। राष्ट्रकूटों को हराने के बाद फिर ललितादित्य ने गुजरात की ओर अपनी सेना का रुख मोड़ा, फिर गुजरात को जीतकर वापस कश्मीर की ओर गए। अब आप स्क्रीन पर एक नक्शा देखिए। पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक, उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक, इतना बड़ा साम्राज्य आपने किन किन राजाओं का देखा है?
एक छोटा सा राज्य कश्मीर, उसके शासक बने थे ललितादित्य, लेकिन सिर्फ 30 वर्षों के अंदर उन्होंने अपना साम्राज्य इतना विस्तृत कर लिया कि उनकी सीमाओं के सामने दुनिया के कई साम्राज्य बौने लगने लगे। और ललितादित्य को सिर्फ एक साम्राज्यवादी शासन के रूप में मत याद रखिएगा, बल्कि वो एक परोपकारी शासक भी थे। उन्होंने अपनी प्रजा का भी ध्यान रखा। उन्होंने कश्मीर में बाढ़ की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कश्मीर में कई सारी नहरों का भी निर्माण उन्होंने कराया। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में तो उन्होंने ऐसे भवनों का निर्माण कराया, ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया जिनको आज भी इंस्पिरेशन के रूप में देखा जाता है। मार्तंड मंदिर का नाम आप सबने सुना होगा। भगवान सूर्य को समर्पित मार्तंड मंदिर भारत का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित यह मंदिर आज खंडहर हो चुका है, लेकिन खंडहर हो जाने के बाद भी इस मंदिर को यदि आप देखेंगे तो आपको इसके वैभव का अंदाजा लग जाएगा। सम्राट ललितादित्य भले ही एक हिंदू राजा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई बौद्ध मठ भी बनवाए, कई बौद्ध मठों को भी उन्होंने दान दिया। एक छोटे से राजवंश कारकोटा वंश में जन्म लेकर ललितादित्य ने अपने साम्राज्य को कैस्पियन सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और तिब्बत से लेकर दक्कन के पठारों तक फैला दिया था। अब ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर सोचिए। आप अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के विश्व विजेता बनने की कहानियां पढ़ते हैं, मुगलों के बारे में आप पूरा पढ़ते हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक उनके पूरे खानदान का नाम आपको याद रहता है, लेकिन क्या आपने ललितादित्य के बारे में डिटेल में कुछ पढ़ा है? क्या आपने कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे महान शासकों में से एक ललितादित्य की वीरता की कहानियों के बारे में इतिहास में पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया। यदि कश्मीर के हिंदू शासकों की वीरता के बारे में आपको पढ़ा दिया जाए तो फिर दुनिया के सामने यह नैरेटिव कैसे फैलाया जाएगा कि कश्मीर मुसलमानों का है। याद रखिए, कश्मीर हमारे इतिहास में केवल ज्ञान की भूमि नहीं रहा है, बल्कि वीरों की भूमि भी रहा है। कश्मीर की गौरवमयी क्षात्र परंपरा और अजेय शक्ति पर गर्व करिए। पूरी दुनिया में कश्मीर ने अपने बाहुबल के दम पर मस्तक ऊंचा करके 4000 वर्षों तक स्वाभिमान पूर्वक स्वतंत्रता का भोग किया है। कश्मीर की धरती के शूरवीरों ने कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों और उनके शस्त्रों के सम्मुख मस्तक नहीं झुकाए। इस पुण्य धरती के रणघोष को पूरी दुनिया ने सुना है। यहाँ के विश्व विजेता सेना नायकों के युद्धाभिमानों का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। एक तरफ कश्मीर भूमि पर जहाँ अध्यात्म के ऊंचे शिखरों का निर्माण हुआ, तो वहीं कश्मीर के पुत्रों ने वीर भोग्य वसुंधरा जैसे क्षत्रिय भाव को अपने जीवन का आवश्यक अंग भी बनाया। कश्मीर के हिंदू राजाओं ने इस्लामिक आक्रांताओं को अपनी तलवार की नोक पर कई वर्षों तक रोके रखा था। कश्मीर की माताएं अपने पुत्रों के मस्तक पर खून का तिलक लगाकर मातृभूमि और धर्म की रक्षा की सौगंध दिलाती थी। इतना कुछ था कश्मीर में, लेकिन सब छुपाया गया और जानबूझकर छुपाया गया ताकि स्ट्रेटेजिक तरीके से कश्मीर को हिंदू परंपरा से अलग किया जा सके। कश्मीर के हिंदू राजाओं की कहानी आपको नहीं पढ़ाई गई ताकि हमारी पीढ़ियों के मन में यह भ्रम पैदा हो जाए कि कश्मीर केवल मुसलमानों का है। इसलिए आज कथा मंजरी में ललितादित्य के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ताकि ललितादित्य की कहानी केवल किताबों के पन्नों में कैद न रह जाए, बल्कि फिर से लोगों की स्मृति में जीवित हो। याद रखिए, इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि इतिहास हमारे समाज की आत्मा होता है। अपनी आत्मा को मत खोइए, अपने सच्चे इतिहास को पहचानिए, और जब कहीं भी, जहां कहीं भी कश्मीर की बात हो, वहां गर्व के साथ ललितादित्य मुक्तापीठ का नाम लीजिए।